ऑडिबल है, सिग्नल आ रहा है, देख लो बेटा, चेक कर लो, तुम चेक कर लो, हाँ बनना चाहिए। चलिए खूब इत्मीनान से धीरे धीरे 5 या 7 सवाल आज करिए, फिर कल से हम लोग तेजी से करके रुकिए 3, 4, 5 दिन में, बीच में कोई बोलेगा नहीं, 3, 4, 5 दिन में 108 सवाल हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। और जो एक आध सवाल थोड़े भी डाउटफुल लगे उसको तुरंत रुक के आगे बढ़िए। बात समझ में आई? वो डाउटफुल सवाल इस क्लास के बाद हम सुनेंगे, टाइम बहुत कम रहता है ना। तो चलिए आप पढ़िए, एक एक क्वेश्चन पढ़िए। If a conducting wire carries a direct current through it, हाँ बोलिए। इफ अ कंडक्टिंग वायर, हेलो पापा, बाद में बात करना है यार, घर से फोन आया तो हमको लगा कोई इमरजेंसी होगी। तो चलो नेक्स्ट बोलिए। The magnetic field associated with the current will be option A both inside and outside the नहीं, conductor. एक बार फिर से पढ़िए, क्या बोल रहे थे आप? If a conducting wire carries a direct current through it, अगर कोई कंडक्टिंग वायर है जिसमें डायरेक्ट करंट फ्लो कर रही है, खूब ध्यान सुनिए, एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें डायरेक्ट करंट फ्लो कर रही है। डायरेक्ट करंट कैसी करंट होती है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। दूसरी करंट होती है अल्टरनेटिंग, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी करता है। तो एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें डायरेक्ट करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। आगे पढ़िए। the magnetic field associated with the current will be option A हाँ। both inside and outside the conductor. हाँ, Be neither inside nor outside the conductor. केवल आउटसाइड रहेगी, जो ऑप्शन Only हमारा outside the conductor. जो ऑप्शन केवल आउटसाइड दे रहा है, इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वायर के आउटसाइड। खूब आराम से 5-7 सवाल आज फाइनल कर दीजिए, कल से बढ़ा के 108 सवाल कम से कम अच्छे से आपको आ जाने चाहिए, ठीक है ना, जो हमने बेसिक्स पढ़ाए उस पर। तो अब इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटसाइड द वायर ही होगी। उसका रीजन ये है कि करंट जो है हमेशा सरफेस पे फ्लो करेगा, अंदर करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, और जहाँ पे करंट फ्लो करेगा सरफेस पे, वहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी वो करंट के बाहर होगी। ये रीज़न है, बात समझ में आ गई? इस वजह से ये सही है, ठीक है। इस तरह से जैसे सुबह की वीडियो में बनाए हैं कि हर क्वेश्चन को बताएं, इसलिए ये सही है, इसलिए वो सही है, ठीक है ना। ये रीज़न हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A compass needle is placed above a straight conducting wire. एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, खूब ध्यान से देखिए, मजे से। एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, यही पैटर्न होना चाहिए। डेली 15-20 सवाल से आपके बेसिक्स को रिवाइज किया जाए, ठीक है ना। और 15-20 सवाल के रेट से भी करेंगे तो आपका बहुत कुछ हो जाएगा। उतना ही करके दिखाइए पहले, ठीक है ना। एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, ठीक है ना। उसमें क्या है? उसमें क्या है? Compass needle is placed above a straight conducting wire. एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है, उसके ऊपर एक कंपास निडल रखी हुई है। कंपास निडल क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल होता है, ठीक है ना। तो अब मैं वो बात बता रहा हूँ कि जिससे आपको ये अंदाज लगे कि ये बात बताए थे कि नहीं बताए थे। मैंने आपको ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट समझाया था, ठीक है ना, शायद उस समय आप नहीं आए थी। ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट मैंने शुरुआत में ही आप लोग को बताया था, और उसका वीडियो भी है। ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपको मैंने क्या बताया था कि कोई करंट कैरिंग वायर की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, ठीक है ना। और ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट ने ये प्रमाणित किया था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो उसकी वजह से उसके अगल बगल के क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है तो चूंकि मैग्नेटिक नीडल एक मैग्नेटिक डाइपोल है, तो इसके ऊपर फील्ड के अंदर एक टॉर्क होगा जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट होगी, इसलिए डिफ्लेक्ट होती है। ये मैंने आप लोग को बताया था एक्सपेरिमेंटली, याद आ गया होगा आप लोग को, ठीक है ना। उसके बाद अगली बात मैंने बताया था कि डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन मनमाफिक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ चाहे वहाँ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। डिफ्लेक्शन के 2 नियम थे। आप लोग में से कोई बता सकता है कौन कौन से नियम थे? क्या क्या बताया था भाई? जो मैंने आराम से और दूसरा, हाँ बस इतना ही मुझे बता दीजिए, हमको लगे कि आप जो मैंने पढ़ाया उसी पे आधारित कुछ प्रश्न, ठीक है ना, इससे आपका फ़ायदा होगा। ऐसा बैंक अगर आप 1000-2-3 हज़ार सवालों का लगा लेंगे तो आपको एक्चुअल में फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। और 1-2% सवाल तो ऐसे होंगे ही जिसमें तुरंत हम भी यहाँ खड़े हैं, सवाल रट के थोड़ा आए हैं। कोई सवाल हम कभी रट के आज तक लगाए, हम खड़े रहते हैं, बेसिक्स पे लगाते हैं। तो 1-2 सवाल ऐसे तुरंत होंगे तो आगे बढ़ेंगे, फिर क्लास के बाद आप ही का टाइम बचेगा, ठीक है। तो अब निडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी ये निकालने के लिए स्नो रूल बताए थे, और साथ में एम्पियर स्विमिंग रूल बताए थे।
तो एम्पियर स्विमिंग रूल में हमने आपको क्या बताया था, कोई बता पाएगा? एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होता है, कोई बताएगा? एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होता है, कोई बताएगा? कोई स्विमर इधर से इधर स्विम कर रहा हो करंट के डायरेक्शन में, और पैर से करंट जा रही है और सर से निकल रही है, इसको हटाइए, पैर से करंट जा रही है और सर से निकल रही है, तो क्या होगा, क्या होगा? हाँ, नॉर्थ पोल कहाँ डिफ्लेक्ट होगा? लेफ्ट साइड, उससे आप डायरेक्शन निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कोई स्विमर ऐसे एज्यूम करिए इस तरीके से, देखिए ऐसा है ना, सुन लीजिए, मैं आप एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, 1000-2000 सवाल किसी भी एक पब्लिकेशन के 4 से 5 बार लगा लीजिए विद कॉन्सेप्ट्स। ऐसा नहीं कि केवल आंसर आ जाए, आंसर आ गया, आंसर आ गया, वो क्यों है, कैसे है, इस तरीके, तो आपको 100% क्वेश्चन अभी भी मिल सकते हैं। और अब देर करेंगे तो कभी नहीं मिल पाएंगे, 4 महीने है, 4 महीने भी तो नहीं बचा है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ डेविएट मत होइएगा, ठीक है। अगर कोई स्विमर ऐसे जा रहा है और करंट किधर की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? हाँ चलिए, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, यहां से स्विमर तैर रहा है और उसके पैर से करंट जा रही है, और कहां से निकल रही है? सर से निकल रही है। मान लीजिए सर है, ये पैर है, बात समझ में आ गई, ठीक। तो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहां डिफ्लेक्ट होगा? नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहां डिफ्लेक्ट होगा, बोलिए? स्विमर वाले में कहां करेगा? तो स्नो रूल में था वेस्ट, लेफ्ट साइड में करेगा। अब उस पर निकाल लीजिए, निकाल लेंगे, क्वेश्चन निकाल लेंगे, बोलिए भाई, ये हो जाएगा ये चीज समझ में आ रही है? देखो एकदम बढ़िया से आ रही है, नहीं आ रही है तो तुम निकल जाओ, फिर तुमको कभी नहीं आएगी। अब नहीं तो स्नो रूल खुद है बता रहे हो, एम्पियर स्विमिंग रूल खुद है बता रहे हो, और ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हाँ निकल ही जाओ तुम। चलो नेक्स्ट बोलो। When a charged particle moving with velocity v is subjected to a magnetic field of induction V, the force एक चार्ज पार्टिकल है जो कैसे मूव कर रही है, जाओ बंद कर दो उसको। हाँ, एक चार्ज पार्टिकल है जो किस स्पीड से मूव कर रही है? वेलोसिटी v से। और वेलोसिटी v कितना दिया है? subjected to magnetic field of induction V. हाँ, उस force of its non-zero. फोर्स क्या है? Force of its non-zero बताना है। अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल है जो किस स्पीड से मूव कर रही है? वेलोसिटी v से, और उसके ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन B लग रहा है, तो फिर पूछ क्या रहा है? फोर्स उसके ऊपर क्या है? नॉन जीरो है, तो फिर क्या पूछ रहा है आगे? ऑप्शन पढ़ो। इसके बीच का एंगल या तो जीरो है या तो 180 है, ठीक है ना। इसके बीच का एंगल या तो जीरो है या 180 है, ये इंप्लाई करता है, ठीक। तो हाँ, ये बात सही है कि अगर B और V के बीच एंगल जीरो या 180 होगा तो यानी ये पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, और ऐसे केस में ही फोर्स क्या होगा? ऐसे केस में फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। बात समझ में आ रही है? यही ऑप्शन सही है, ठीक है। हाँ बताओ। Angle between is necessarily 90 degree. Angle between can have any value other than 90. Angle between can have any value other than 0 and 180. Angle between can have any value other than 0 and 180. अगर फोर्स जीरो है तो या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो वो ऑप्शन जो है उसको मार दो। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? Angle between is neither 0 or 180. नाइदर 0 और 180, ये गलत है। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन इज नेसेसरी 90 डिग्री, ये भी गलत है। फोर्स जीरो है तो कैसे होगा? एंगल बिटवीन कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90 डिग्री, ये भी गलत है। एंगल बिटवीन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180, ये क्या कह रहा है? एंगल बिटवीन देम कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 and 180. आप शुरू से क्वेश्चन पढ़िए, एक लाइन से पढ़िए। When a charged particle moving with velocity v हाँ is subjected to a magnetic field of induction B. हाँ चलिए, एक चार्ज पार्टिकल जो v स्पीड से मूव कर रही है उसके ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? B। फिर आगे, The force of its non-zero implies that
अच्छा, फोर्स इज नॉन जीरो, फोर्स इज नॉन जीरो है ना, हाँ तब दूसरी बात हो गई, हम फोर्स जीरो लेकर चले, तो बताइए तब। पहला ऑप्शन, एंगल बिटवीन इज नाइदर 0 और 180, एंगल बिटवीन इज नेसेसरीली, एक मिनट, एंगल इज नाइदर जीरो और नॉर 180, वो एकदम सही है। एंगल 0 और 180 नॉर नहीं है, और मतलब ना ही 0 है ना ही 180, एंगल बिटवीन इट इज नाइदर जीरो नॉर और 180, या तो नाइदर जीरो नॉर 180 ना, नहीं नाइदर 0 और 180, ओ आर, हाँ तो सही है वो ऑप्शन। डी ऑप्शन तो दिया है। ऐसा है, इधर लो, अब तक इतने दिन से मैं कर रहा हूँ, एक सवाल मेरा दाएं बाएं नहीं आता है, और तुम हमको ये दिखाओ, when a charged particle moving with velocity v is subjected to a magnetic field of induction B, the force on it is non-zero, फोर्स नॉन जीरो है, तो फोर्स जीरो कब होता है, जब एंगल जीरो हो या 180 हो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि एंगल बिटवीन इज आइदर जीरो और 180, ये बात हुई ना, नाइदर क्या आइदर है ना ये, हाँ, द फोर्स बिटवीन इज आइदर जीरो और 180, ये बात गलत है, ये बात एकदम गलत है। एंगल बिटवीन इज नेसेसरी 90, ये बात कोई जरूरी नहीं कि 90 ही हो। एंगल बिटवीन कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 90, ठीक है ना, ये भी गलत है। एंगल बिटवीन कैन हैव एनी वैल्यू अदर देन 0 एंड 180, ये फोर्थ सही है, ठीक है ना। उनको पढ़ने आप पढ़िए ना क्लियरली, तो ये पकड़िए क्लियरली, उसके आगे से पढ़िए। तो देखिए, एक चार्ज पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से जा रही है, उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लगी, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो फोर्स कितना होगा, q इंटू वी क्रॉस बी, ये फोर्स होगा, बात समझ में आ गई, क्यू वी बी साइन थीटा, बात समझ में आ रही है। और ये फोर्स नॉन जीरो है, ये फोर्स नॉन जीरो यानी फोर्स जीरो नहीं है, तो फोर्स जीरो कब होगा, जब या तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो या 180 हो, यानी या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तब फोर्स जीरो होगा। तो उसको छोड़, मतलब वो बात नहीं, वो आखिरी ऑप्शन में ही है, फोर्स कैन इट एंगल इज नाइदर जीरो नॉर 180, वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा, दो स्टेटमेंट दिए हैं और ये स्टेट एक्सपेरिमेंट के बारे में, हाँ बोलिए। Statement P. हाँ। The magnetic field due to a straight current carrying conductor is in the form of circular loop around it. हाँ। Statement Q. हाँ, magnetic field along a current carrying conductor is in the form of circular loop. हाँ, circular loop around it. सेकंड बढ़िए। Statement Q. हाँ। The statement field due to a current carrying conductor is weak at near point from the conductor compared to the far points. हाँ, ये पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि पास पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी और दूर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ठीक है ना। और ये दूसरी बात है कि करंट के अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के रूप में होगी, ठीक है ना। और ये सबको ऑप्शन है, जिसको ये लगता है कि ऐसा है वैसा है, मतलब हम सुनिए, ऐसा है कि पहला ऑप्शन ये दिया था कि करंट के अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सर्कुलर लूप के रूप में होगी, ठीक है ना, तो वो बात सही है, वो बात सही है। करंट के अगल बगल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सर्कुलर, ये तो क्लास 9 से ही पढ़ती आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के रूप में होगी। और दूसरी बात बोल रहा है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी और दूर जाने पे ज़्यादा होगी, तो पास में तो ज़्यादा होती है ना, तो बात गलत है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बोलिए, Consider the following. समझ में आई कि नहीं समझ में आई, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, हाँ तो बोलिए, क्लास के बोलिए, एकदम इन्वॉल्व होके बोलिए, और वीडियो बन रहा है इसलिए हम बाद में बताते हैं, चलिए। Consider the following statements about the representations of the magnetic field. हाँ। Statement P. The हाँ। magnetic field emerging out of the plane of the paper is denoted by a dot. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर इज डिनोटेड बाय डॉट, ये तो क्लास 9 से ही आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, Statement Q. The magnetic field going into the plane of the paper is denoted by a cross. मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर इज डिनोटेड बाय क्रॉस, ये भी सही है और ये भी सही है। अंदर जाएगा तो ऐसे दिखाएंगे, बाहर आएगा तो ऐसे दिखाएंगे, ये तो क्लास 9-10 से ही बताया था, इसमें कोई दो राय है, ये बात समझ में आ रही है, हाँ एकदम क्लियर है, एकदम स्पष्ट रह के दिल दिमाग एकदम साफ करके चीज़ों को देखिए, ठीक है ना। हाँ, एक दो लोग रहेंगे, उससे मान लिए
उनको ऐसा ही रहेगा तो सब सफ़र करिए, तब उसका अगर यार ही मित्रता निभानी है तो वही निभा लीजिए, और पढ़ना है तो पढ़ ही लीजिए भाई, है ना। हम कोई उनके दुश्मन थोड़ो हैं, सब बच्चे हमारे बच्चे ही ऐसे हैं, हमारे अपने बच्चे ऐसे हैं, उसका हम बुरा चाहेंगे। लेकिन जब अलर्ट हो गया, आप देखिए हम जिस तरह से चला रहे हैं आप चलिए, ठीक है ना। जो हम बात बता रहे हैं वो आपको पता ही नहीं है, और सिंपल क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं, तो सिंपल में आप बताइए। स्नो रूल खुद ही बता रहे हैं, और खुद ही एम्पियर स्विमिंग रूल बता पूछ रहे हैं, समझ में आया तो नहीं समझ में आया, इसी का हम क्या मतलब समझें। चलिए नेक्स्ट बोलिए। Two charged particles transport identical helical path in a completely opposite sense in a uniform magnetic field. एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें दो चार्ज पार्टिकल कंप्लीटली अपोजिट हेलिकल पाथ कर रहे हैं। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इधर देखिए, जिसमें दो चार्ज पार्टिकल कंप्लीटली अपोजिट हेलिकल पाथ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है और एक चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, कंप्लीटली अपोजिट हेलिकल पाथ, यानी एक ही तरह का हेलिकल पाथ है, रेडियस सेम है, पिच सेम है, टाइम पीरियड सेम है, लेकिन एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, यही बात कह रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे पढ़िए। Opposite sense in a uniform magnetic field, B is equal to B not K. हाँ, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, B इज इक्वल टू बी नॉट के, इसमें दो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अपोजिट हेलिकल पाथ में जा रहे हैं, एक ऐसे ऐसे जा रहा है और एक ऐसे ऐसे जा रहा है। बात समझ में आई। नेक्स्ट पढ़िए। Biot-Savart law indicates that the moving electron velocity v produce a magnetic field B such that हाँ, Biot-Savart law indicates that the moving electron, produce a magnetic field B. हाँ, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस कर रहा है। Option देना पड़ेगा such that हाँ बोलिए, ऑप्शन बताइए। B is perpendicular to V. हाँ, Option B, B is parallel to नहीं, बी इज परपेंडिकुलर टू बी, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो परपेंडिकुलर टू बी है, मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़िए। An electron is projected with uniform velocity along the axis of a current carrying long solenoid. हाँ, Which of the following is true? एक क्या है, एक कैसे है, पढ़िए आगे पढ़िए। Option sir. हाँ Option A, the electron will be accelerated along the x-axis. हाँ, Option B, the electron path will be circular about the axis. एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, कितने क्वेश्चन हुए अब तक। Sir 7. हाँ सर, मान लीजिए 10 आज हो गए, तो आज के 10 रिकॉर्ड हो गए, थोड़ा मोड़ा ही न्यूसेंस रहा, लेकिन कल से आप ये मानिए कि 15 से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे, एकदम अलर्ट आप लोग रहेंगी। और ये एग्ज़ाम आइडिया जो है यहीं छोड़ के जाइएगा किसी के ऐसे आदमी के पास जो सबसे पहले आता हो। आप आ जाएंगे टाइम से, ठीक है, वो थोड़ा सा मैंने 2-4 दिन कर सकता है, 2-4 दिन तो मैनेज कर सकते हैं ना। हाँ, चलिए 3 सवाल और हैं। आपको आना है कल, आप ले लीजिएगा एग्जाम आईडी, कल लेते आइएगा, टाइम से आ जाइएगा। हाँ, तो 10-15 सवाल, 10-15, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पढ़िए। An electron is projected with uniform velocity. क्वेश्चन नंबर Question number 8. 8, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद, Uniform velocity along the axis of a current. एक करंट की एक्सिस है, करंट की क्या, इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी Along the axis of a current. एक्सिस ऑफ अ करंट। Yes sir. तो मान लीजिए करंट ऐसे है, इसकी एक्सिस के अलावा एक इलेक्ट्रॉन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया, यही कह रहा है ना। हाँ नेक्स्ट आगे बढ़िए। Carrying long solenoid. करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड, ये बोलिए ना। जैसे मान लीजिए कि करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड है, करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड, ये करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड है, इसकी एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्सिस ये होगी, एक्सिस ये होगी, इसके अलॉन्ग एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जाता है, यही ना कह रहा है, पैरेलल टू इट्स करंट। फिर आगे क्या बोल रहा है, Which of the following is true? हाँ क्या सही है। Option A. The electron will be accelerated along the axis. हाँ,
Option B, the electron path will be circular about the axis. हाँ Option C, the electron will experience a force at 45 degree to the axis and hence execute a helical path. हाँ Option D, the electron will continue to move with uniform velocity along the axis of the solenoid. अच्छा, अब इसको सवाल को समझिए पहले, क्या दिया है क्या ऑप्शन है, ठीक है ना, क्या दिया है क्या ऑप्शन है, उसको बढ़िया समझिए एकदम रिलैक्स होकर, ठीक है ना। और स्ट्रेसफुल मैं बहुत ही इजी गोइंग इन्वायरमेंट में पढ़ाता हूँ और बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो आस्था रखता हो वो कर सकता है, जो आस्था नहीं रख सकता है वो किसी और तरह से बात कर सकता है, ठीक है ना, हमारे तरीके से तैयार है। तो अब आप देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड है और उसकी एक्सिस के अलोंग एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जाता है पैरेलल, ठीक है ना। तो उसका पाथ कैसा होगा यही पूछ रहा है, उसका पाथ कैसा होगा। तो पहली बात तो आप ये जानिए, ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से पाथ देख लीजिए, जो ऑप्शन मिलता है वो मार दीजिए। तो आप ये बताइए कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द एक्सिस होगा, अलोंग द एक्सिस होगा, बोलिए अलोंग द एक्सिस होगा ना। तो अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड है और उसी डायरेक्शन में जो है क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड से एंगल क्या है बेटा, अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से क्या एंगल बना रहा है। हाँ तो कॉन्फिडेंस से बोलो, इसमें क्या घबराना, बोलो जीरो है और क्या है, इसमें भी डर है क्या। हाँ तो जीरो एंगल बना रहा है, तो जीरो एंगल अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से जीरो एंगल बनाएगी तो फोर्स कितना लगेगा, हाँ बस जीरो लग गया तुम्हारा। तो जब फोर्स नहीं लगेगा उसके ऊपर कोई, इधर देखिए, कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, केवल कोई मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में चलता चलेगा। बात समझ में आ रही है, आंसर चेक करिए, हाँ सही आएगा, सब सही आएगा। देखिए आराम से करिएगा तो सब सही आएगा। कोई एक पार्ट पकड़िए और थॉरली उसके जो 100-150 सवाल है उनको कर लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ और चीज़ का इस्तेमाल, जो पढ़ाया हूँ जो बताया हूँ उसी का इस्तेमाल अब तक करता आया, आगे भी करूँगा, हर जगह यही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पढ़ाइए, नेक्स्ट बोलिए। Question number 9. हाँ। A micro ammeter has a resistance of 100 ohms. एक माइक्रो Ammeter हाँ, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। एक माइक्रो एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। देखिए पूछेंगे अभी, इस तरह के सवाल मैं लगा चुका हूँ, क्लास में हो चुका है अभी कुछ दिन पहले ही। हमको बस बेसिक्स बता दिए, बेसिक्स बता दिए, उसके बाद हो जाएगा। बस 1 मिनट सर, अभी खत्म है ना, नहीं बस 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से ज़्यादा है, तुरंत खाली कर दो। जल्दी से इसको पढ़िए, जल्दी से काम बेसिक्स बता दें फिर इसका छोड़ दें। A micro ammeter has a resistance of 100 ohm एक माइक्रो एमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। देखिए ध्यान से देखिए, हाँ फिर बोलिए। and a full scale range of 50 microampere. फुल स्केल इन 50 माइक्रो एम्पियर है। फिर It can be used as a higher range ammeter or voltmeter provided resistance is added to it. हाँ, इसको हाइयर रेंज एमीटर, या देखिए इसमें थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। अगर एमीटर को इसको अगर वोल्टमीटर के रूप में कर रहे हैं तो सीरीज में लगाना पड़ेगा एक हाइयर रेजिस्टेंस, और एम मीटर के रूप में कर रहे हैं तो आपको डिस्कस कर चुके हैं पैरेलल में लगाना है, तो हम कल डिस्कस करेंगे सर आ गए, ठीक है ना। तो कट कर दीजिए, और ये 8-9 सवाल आपके काम के हुए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कट कर दीजिए। तो इस पहले